हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से जून 2019 फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन द डाइबोरेन मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स निकालना है इन द डाइबोरेन मॉलिक्यूल। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको जो भी मॉलिक्यूल का पूछ रहा है सिमेट्री एलिमेंट, उसका पॉइंट ग्रुप पता होना चाहिए। तो यहाँ B2H6 डाइबोरेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर। यहाँ पे देखिए B एक एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रिज में होता है, देन ये H दो साइड में होते हैं। तो यहाँ पर दो C2 है, ठीक है, एक C2 ये है, दूसरा C2 ये है। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस भी यहाँ पर C2 है, ठीक है, और एक C2 दूसरे C2 के परपेंडिकुलर है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर D2 पॉइंट ग्रुप होगा। और यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर प्लेन है सिग्मा H, जिसमें ये पूरा मॉलिक्यूल आ रहा है, तो इसलिए इसको D2H इसमें पॉइंट ग्रुप है। तो अब अगर आपके पास DNH टाइप का कोई जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि अगर DNH पॉइंट ग्रुप का मॉलिक्यूल है आपके पास, आपको सिमेट्री एलिमेंट निकालना है, तो आप सिंपल 4 इंटू n कर दो। मतलब जैसे यहाँ पर D2H है तो 4 इंटू 2 किया तो टोटल आएगा 8। अगर यहाँ पर D4H होता तो 4 इंटू 4 होता, 16 आता है आंसर। ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई CNV या फिर मतलब CNH पॉइंट ग्रुप अगर आपसे पूछ दिया गया, तो वहाँ पर आपको सिमेट्री एलिमेंट अगर निकालने हैं तो आप वहाँ पे 2 इंटू जो उसका ऑर्डर होगा, सपोज अगर C2H है तो वहाँ पर 2 होगा, तो 2 इंटू 2 4 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल अमंग द फॉलोइंग दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर इज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों मॉडल में से कौन सा ऐसा मॉडल है जो दोनों को कंसीडर करता है, फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर को। तो आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि ये यहाँ पर देखिए हमने हेल्महोल्ट्ज मॉडल, गाउस चैपमैन मॉडल और स्टर्न मॉडल के बारे में पढ़ा हुआ है, और डिवाई हकल हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीडियो में पढ़ा है। तो ये तीनों मॉडल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन ब्रीफ। क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस क्या होता है, पहले एक मेटल होता है, मेटल को हम एक्सेस चार्ज देते हैं, या तो इस पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है या इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर मेटल को एक्सेस चार्ज दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज शो किया है। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल जो है पोलर होते हैं, तो ये डाइपोलर की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ ओरिएंट होगा, और एक लेयर यहाँ पर इंटरफेस मतलब मेटल के साथ अटैच होगा इसका। और जो यहाँ पर बाकी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसका पॉजिटिव आयन यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ सॉल्वेट होगा, तो इस तरह से ये सॉल्वेटेड होगा। तो यहाँ पर जितना एक्सेस निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसको बैलेंस करता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बैलेंस कैसे होता है, सब मतलब यहाँ पर मैं, तो ये जो अपोजिट चार्ज है इलेक्ट्रोलाइट का, आयन का, ये पॉजिटिव चार्ज या तो एक लेयर पे हो सकता है या पूरे सॉल्यूशन में डिफ्यूज हो सकता है। तो जो पहला मॉडल है हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल, ये कहता है कि ये पूरा का पूरा जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है आयन, वो पॉजिटिव चार्ज एक ही प्लेन पे कंटेन है, मतलब इसको बोलते हैं आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, ठीक है। जो पहला लेयर होता है सॉल्वेटेड कैटायन का, और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है यहाँ पर, इसके प्लेन को बोलते हैं इनर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, ठीक है। तो
हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल ने बोला कि जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन पे ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसे डिक्रीज करता है विद डिस्टेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो देखिए पोटेंशियल यहाँ पर लीनियरली फॉल होता है आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन तक। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट होता है -qm चार्ज का जो मेटल का होता है, और दूसरा आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन होता है जो कि इसके इक्विवेलेंट ही चार्ज कंटेन करता है बट अपोजिट चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन पे। तो इसके जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई d इनके बीच का प्लेट का डिस्टेंस है। तो सिंपल आपको ये समझना था कि पोटेंशियल यहाँ पर लीनियरली फॉल होता है, जबकि गाउस चैपमैन मॉडल ने क्या कंसीडर किया कि ये जो मेटल पे एक्सेस चार्ज होता है इसको न्यूट्रलाइज होता है ये बाय द पॉजिटिव आयन कैटायन के द्वारा, जो कि पूरे सॉल्यूशन में डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेयर पे चार्ज कंटेन नहीं होगा, ये पूरे सॉल्यूशन में डिफ्यूज होगा अलग अलग जगहों पे। तो पोटेंशियल कैसे वेरी करता है इस सॉल्यूशन में, स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, फिर जैसे जैसे ये डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से डिफ्यूज होकर के वेरी करता है। मतलब एप्सिलॉन मतलब वेव फंक्शन है साई 0 e टू द पावर -kr एज अ फंक्शन, इस टाइप में ये वेरी करता है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज करता है। थर्ड मॉडल था स्टर्न मॉडल। इस मॉडल में क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल पहले हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि जो एक्सेस चार्ज होता है ये आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन पे भी होता है और कुछ चार्ज यहाँ पर सॉल्यूशन में डिफ्यूज भी होता है। तो पहले ये लीनियरली फॉल करता है पोटेंशियल, देन उसके बाद डिफ्यूजन के थ्रू पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मतलब इस फॉर्मूले पे साई इक्वल टू साई 0 e टू द पावर -kx। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, पहले लीनियरली फॉल करेगा फिर एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है मेटल का वो माइनस होता है QH प्लस QG, और जो आपका कैपेसिटर होता है तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब आपका हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल का कैपेसिटर प्लस गाउस चैपमैन का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/Cg। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये तीनों मॉडल क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्टर्न मॉडल ही ऐसा मॉडल है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें डिफ्यूजन भी है और पोटेंशियल लीनियर फॉल भी है। तो आपका जो इसका आंसर होगा ये थर्ड होगा। क्लियर है बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, द मोबिलिटी ऑफ ए डाई वैलेंट कैटायन इन वाटर इज 8 × 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द आयन इज। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कैसे लग रहा है कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो देखिए, मैंने आपको इसको क्वेश्चन को कराया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो में, वहां आप जाकर के इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि इसका कैसे आप शॉर्ट में सोच सकते हैं। देखिए, कोई एक आयन है यहाँ सोल्यूशन में प्रेजेंट है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होने की वजह से इसका वेलोसिटी मान लो v है और m मास है, r इसका रेडियस है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे जो है फोर्स लगाएगा मूवमेंट के लिए, जबकि इसका जो विस्कोसिटी का फोर्स होगा ये इसका अपोज करेगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इस आयन पे लगता है वो 6π∗rv होता है, और ये इक्वल होता है कि जितना हम इस पे पोटेंशियल लगाते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल कितना लगता है Q × v। मतलब ये कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, नॉट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यहाँ पे E लग रहा है और फोर्स है आपका फोर्स है Q × v, मतलब E × Z × E। तो आयन पे चार्ज है Ze और E आपका पोटेंशियल है। तो यहां से R निकल के आया Ze/6π∗rv। अब देखिए, जो मोबिलिटी है इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक
पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट पे कितना है वेलोसिटी। तो यहाँ पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट पे कितना होगा वेलोसिटी, यही होता है एनिक मोबिलिटी। तो जेड ये हो जाएगा, आप यहाँ पे रखोगे तो ई से कैंसिल हो जाएगा और बस आपको मिलेगा जेड ई अपॉन 6 पाई ईटा आर। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। जेड की वैल्यू 2 दी है, डाइवेलेंट का tan है, ई की वैल्यू 1.6 दिया है, यू प्लस आपको दिया है, ईटा आपको दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ईटा जो है ये सेंट्रीपॉइज में दिया है। इसको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ये एसआई यूनिट में होता है, बस ये कन्वर्जन आपको करना था, बाकी आप वैल्यू रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 212.3। तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अलाउड ट्रांजिशन इन एन एटॉमिक सिस्टम इज 3F4 से 3D3 जा रहा है। तो इन सारे में से अलाउड ट्रांजिशन कौन सा है? तो कोई भी ट्रांजिशन अलाउड तभी होगा जब ये फॉलोइंग क्राइटेरिया वो फॉलो करेगा। मतलब डेल्टा एस 0 होना चाहिए। ये आप डायरेक्टली इसको पकड़ सकते हैं कैसे, मल्टीप्लिसिटी से, कि अगर उसका मल्टीप्लिसिटी सेम है तो इसका मतलब है कि उसके स्पिन में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। डेल्टा एल +-1 होना चाहिए। ये आप यहां से देख सकते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, कि ये +-1 होना चाहिए। डेल्टा जे 0 या +-1 हो। ये जो आपका जे वैल्यू दिया होता है सबस्क्रिप्ट में, यहां से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले ट्रांजिशन के लिए निकाल रहा हूं मैं, 3F4 से 3D3 जा रहा है। तो 3 और 3 मतलब डेल्टा एस में कोई चेंजेस नहीं है, इसका मतलब ये स्पिन अलाउड है। अब आप F से D में जा रहे हो, मतलब ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का चेंज +1 का है, मतलब ये आपका ऑर्बिटल भी अलाउड है। ठीक है, तो डेल्टा एल +-1 हो गया। उसके बाद 4 से 3 जा रहा है डेल्टा जे, तो डेल्टा जे +1 मिला, मतलब ये कंप्लीटली अलाउड ट्रांजिशन है। जबकि बाकी आप देखोगे तो 3F4 से 1D3 जा रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी चेंज हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर अलाउड नहीं है। हाँ, उसके बाद देखो आप 3F से 3P4 जा रहा है, तो आप एक चीज देखो कि मल्टीप्लिसिटी सेम है यहाँ पर। हाँ, 3 मतलब ये स्पिन अलाउड है, बट F से P जा रहा है, तो F से P मतलब डेल्टा एल +2 हो गया, नॉट अलाउड होगा। फिर F से D जा रहा है, मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, बट अब देखो J की वैल्यू 4 से 2 जा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा J +2 नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह से पहला ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इज एक्सपेक्टेड टू द स्मॉलेस्ट फॉर द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। तो ये किसके लिए होगा? तो हम जानते हैं फॉर्मूला, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है kT/σ BSc। सिग्मा की वैल्यू होती है सिमेट्री। अगर HH मॉलिक्यूल है मतलब H2 मॉलिक्यूल है तो इसके लिए ये सिमेट्रिकल है तो 2 लेते हैं, HCl है तो 1 होता है। ठीक है, तो इससे हमें कोई कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पर ये देखिए सारे मॉलिक्यूल जो है आपका सेम सिग्मा वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अब बात करते हैं कि रोटेशनल में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B के, तो B क्या होता है? ये आपका कांस्टेंट होता है, B का वैल्यू होता है रोटेशनल कांस्टेंट h/8π²IC, मतलब B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। तो यहाँ पे देखो आप, Q रोटेशनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल था B के और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के, तो इसका मतलब QR प्रोपोर्शनल होगा I के, राइट। तो I सबसे कम किसका है? अब यहाँ पर देख लो आप, I सबसे कम मास हाइड्रोजन का है, तो इसका मतलब है यहाँ पर I की वैल्यू μr² होता है, तो म्यू जिसका सबसे कम होगा उसकी I की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर H2 का सबसे कम होगा I, तो यहाँ पर इसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन भी सबसे कम होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो देखिए यहाँ पर टी हाफ कह रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। ये है ना स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन। तो हम जानते हैं इन जनरल जो टी हाफ होता है वो
रिएक्टेंट के n-1 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर n-1 की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 3 आएगी, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द HCl एंड DCl अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर देखिए HCl और DCl के बीच में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि DCl हैज द स्मॉलर 0 पॉइंट एनर्जी देन HCl। तो इसको कहाँ से आपको चेक करना होगा कि सबसे पहले आपको 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में जानना है। तो ये 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है कि जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आपका 0 होता है तो उस टाइम जो मॉलिक्यूल का एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम 0 पॉइंट एनर्जी। तो कोई भी अगर हमारे पास n हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है तो उसका जो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है वो n+1/2 hν होता है नॉर्मल केस में, जब हम n हार्मोनिक नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो n की वैल्यू अगर 0 है तो वो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है और उसकी एनर्जी को हम बोलते हैं कि वो 0 पॉइंट एनर्जी है। ठीक है, तो 0 पॉइंट एनर्जी hν के बराबर है, हाफ hν के। तो यहाँ पे देखिए न्यू पे डिपेंड कर रहा है 0 पॉइंट एनर्जी, और न्यू हम जानते हैं क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट k/μ। और यहाँ पर k जो है DCl के केस में और HCl के केस में ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों के केस में। अब डिपेंड करता है यहाँ पर क्या, म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। तो अब रिड्यूस्ड मास के ये स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो म्यू ऑफ HCl और म्यू ऑफ DCl, तो ये आप अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए ही इतना आएगा, और म्यू DCl 71/37.5 आएगा। ये जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे म्यू HCl अपॉन म्यू DCl तो अंडर रूट म्यू DCl अपॉन में म्यू HCl आएगा। तो फाइनली ये आप अप्रॉक्सीमेटली इसको अंडर रूट 2 के इक्वल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो न्यू HCl है, HCl की जो फ्रीक्वेंसी है ये अंडर रूट 2 टाइम्स है न्यू DCl के। इसका मतलब इस HCl की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका 0 पॉइंट एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 2l द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 8। तो हम जानते हैं कि कोई भी वन डायमेंशनल बॉक्स है उसकी एनर्जी होती है n² h² अपॉन 8 ml², जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ स्टेट है, किस लेवल के एनर्जी को पूछ रहा है। ठीक है, और L क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पर लेंथ 2L दिया है और n की वैल्यू 8 दिया है। आप सिंपल रख दो एनर्जी, आपको सिंपल ये 64/8m 4l² इंटू h², तो ये सिंपली आपको 2h² अपॉन 8 ओनली ml² मिलेगा। मतलब ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए कि द नियरेस्ट नेबरर डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द साइड लेंथ a इज a/√2। तो ये कौन सा हमारा सिस्टम है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, या ट्राइगोनल प्रिमिटिव है, या प्रिमिटिव क्यूबिक है। तो सिंपल आप हर केस के लिए अलग अलग निकाल सकते हो। अगर आपका सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक सेल है तो वहाँ पर a जो होता है, ये देखिए यहाँ पर a जो है साइड लेंथ है, और अगर ये हम मान लें कि एक कोई जो एटम है और ये जो है स्फेरिकल है और इसका रेडियस r है, तो दूसरा जो एटम है वो भी स्फेरिकल है, उसका भी रेडियस r है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 2r होगा, और 2r जो है नियरेस्ट नेबरर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल जो प्रिमिटिव सेल है उसके केस में ये a के इक्वल आता है, जबकि आप FCC में देखोगे तो FCC में एटम कहाँ पे होते हैं, एक जो है फेस के सेंटर पे होता है और 2 एटम कॉर्नर पे होते हैं। तो ये इसको टच करते हैं, कॉर्नर वाले एटम। ठीक है, कॉर्नर वाले एटम मिडिल वाले को टच करते हैं, और एक ही फेस में होता है। तो एक फेस क्या है, स्क्वायर है। तो आप एक स्क्वायर में देखो तो टोटल जो डिस्टेंस होगा डायगोनल का वो 4r होगा। तो 4r इक्वल होगा स्क्वायर, मतलब जो वर्ग का डायगोनल होता है वो a, मतलब उसका साइड √2 होता है। ठीक है, तो a हो गया इसका साइड और √2 हो गया, तो 2r की वैल्यू आपको मिली a√2/2, तो ये आएगा a/√2।
और अगर ऐसे ही आप BCC के लिए निकालना चाहते हो तो BCC क्या होता है कि एक उसके बॉडी के सेंटर्ड में होता है, ठीक है। तो ये क्यूब बन जाता है और क्यूब का जो डायगोनल होता है वो हम जानते हैं क्या होता है कि साइड रूट 3। तो 4r मिलेगा वहां पर भी हमको क्योंकि वो क्यूब में है। तो 4r इक्वल टू a रूट 3, तो 2r बराबर a रूट 3/2। क्लियर है बात। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए होगा, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द लोवेस्ट एनर्जी अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूल इज r1 and r2 are the distance between the electron and nuclei first and second respectively। तो देखिए हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो सिंपल आप जानते हो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं और उसके बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और लोवेस्ट एनर्जी में मतलब ग्राउंड स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए कि यहाँ पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका e⁻⁻⁴ है, मतलब आपका ये देखिए यहाँ पर दो प्रोटॉन है, एक ये है और ये इलेक्ट्रॉन है आपका जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज है इस एटम पे, ठीक है। तो अब देखो पहला जो प्रोटॉन है ये है यहाँ पर, दूसरा प्रोटॉन ये है। तो पहले प्रोटॉन से जो वेव फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, मतलब हम तो जानते हैं कि जो वेव फंक्शन होता है 1s ऑर्बिटल के लिए वो रेडियल वेव फंक्शन कंटेन करता है e⁻⁻r के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये सिंपली इनका एटॉमिक ऑर्बिटल दिया है और जिसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो हमको देगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसका अगर हम डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन लेंगे मतलब माइनस साइन के साथ हम जब लेते हैं तो वो हमको देता है एंटी बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ऑफ नेबरिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का, और जो यहाँ पर है ये नेबरिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसको हम फिगर से समझ सकते हैं कि जैसे आप पहला एटम ले रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले वेव फंक्शन इंक्रीज करेगा देन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है अगर ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेगा तो फिर से ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, एंड देन डिक्रीज करेगा। और अगर ये माइनस है यहाँ पर तो पहला पार्ट तो इंक्रीज करके जैसे ही डिक्रीज करेगा उसके बाद दूसरा जो वेव फंक्शन है वो भी डिक्रीज करेगा देन वो फिर से इंक्रीज करेगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक नोड है जबकि यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें कोई नोड नहीं होता है, ठीक है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर देखिए अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ पर एक नोड आपको मिलेगा, नॉर्मल अगर आप फिगर से समझो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस तरह से ये पूछा हुआ है कि लोवेस्ट एनर्जी अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो लोवेस्ट एनर्जी का अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर बॉन्डिंग क्या है हमारा, ये होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है बात। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि द पाई ऑर्बिटल p1 plus p2 minus p3 minus p4 of cis butadiene belong to the irreducible representation, ये है, ठीक है। ये C2 भी कैरेक्टर टेबल है जो आपको दिया गया है और ये पूछ रहा है कि जो इसका इस पाई ऑर्बिटल का इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो क्या होगा। तो सिंपल आप पहले एक इसका फिगर बना लो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो पाई ऑर्बिटल को मैंने दिखाया है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये पॉजिटिव है कोफिशिएंट, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो मैंने इसको फिगर में ड्रॉ कर दिया, ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब यहाँ पर जब आप ऑपरेशन करोगे पहले आइडेंटिटी लगाओगे तो आइडेंटिटी तो आपको सेम ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिलेगा हमको। C2 लगाओगे जब आप तो देखो ये जो पॉजिटिव वाले ऑर्बिटल का लोब है, ठीक है, जब आप C2 लगाओगे तो एज्यूम करो तो ये आप
ऐसे 20 से इसको दोगे, ठीक है, C2 को 20 से देकर के आप रोटेट कर रहे हो, तो ये जो है पॉजिटिव जो लोब होगा ये निगेटिव मतलब इस साइड आएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा इस वाले लोब की जगह पर, ठीक है, इन दोनों की जगह पर ये वाले लोब आ जाएंगे, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, मतलब ये जो पॉजिटिव साइन जहां पर है वहीं पे रहेगा, लेकिन ये वाला आएगा, क्लियर है, ये वाला पॉजिटिव इधर आ जाएगा और इसका जो निगेटिव है ये वाला ये आ जाएगा इधर, मतलब कोई चेंज नहीं होगा इसमें, तो इसीलिए यहां पर भी कैरेक्टर 1 होगा। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे सिग्मा भी वाई जेड के लिए, तो वाई जेड जो है हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है। अब जब हम इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन डालेंगे तो देखो पॉजिटिव वाला लोब जो है ये निगेटिव चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और निगेटिव वाला पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है, मतलब बीच से आप डालोगे, ठीक है, इस तरीके से आप जूम कर लो, हाँ, तो ये जब प्लेन डालोगे आप तो ये आपको निगेटिव मिलेगा, मतलब चेंज मिलेगा, तो -1 मिलेगा। सिग्मा भी एक्स जेड भी जब आप डालोगे तो ऊपर आपका एक्स है, ठीक है, और जेड आपका यहाँ पर है, तो ऐसे जब डालोगे तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर भी आपका चेंज मिलेगा -1, और ये जो है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये A2 को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है बात, ठीक है, तो इस तरह से आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि द अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय r² e⁻⁻r/3 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ये क्वेश्चन मैं तीसरी बार यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, और आज के वीडियो में एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर यहाँ पर हम सिर्फ कॉस के पावर को ही लेंगे या साइन के पावर में लेंगे, तो अभी तक जो भी क्वेश्चन मुझे मिले थे वो कॉस के पावर में मिले थे, तो इसलिए मैं वहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा के पावर को ही कंसीडर कर रहा था। अगर यहाँ पर एंगुलर पार्ट में साइन थीटा भी अगर इंक्लूड है तो आप यहाँ पर साइन थीटा जो भी इंक्लूड है तो उसके पावर प्लस कॉस के पावर दोनों के सम को लोगे आप, ठीक है, अगर आपके साथ दोनों पावर हैं तो आप दोनों के सम को लोगे, अगर ओनली साइन थीटा है तो केवल उसका पावर होगा L का वैल्यू, और अगर आपके पास केवल कॉस थीटा है तो वहां पर केवल कॉस थीटा की पावर ही L वैल्यू आपको देगा डायरेक्टली, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है, अभी आप इसको समझ लीजिए। कॉस की पावर ओनली कॉस थीटा है तो यहाँ पर कॉस की पावर जो होगा वही L की वैल्यू देगा, अगर ओनली साइन थीटा है तो साइन की पावर जो भी होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा तो L की वैल्यू 2 होगी, साइन अगर केवल ओनली साइन थीटा होगा तो L की वैल्यू 1 होगा, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उसके मैक्सिमम पावर को लेंगे। सपोज अगर यहाँ पे बाहर अगर साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर जो L की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आपको मैंने बताया है कि L की वैल्यू यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, R के पावर से भी, तो यहाँ से भी मिल गया आपको 2 और यहाँ से भी मिल गया 2 इस एग्जाम्पल में। अब आपको n का वैल्यू चाहिए तो यहाँ e⁻⁻r/3 है, तो इसको कंपेयर कर दो -r/n 0 से, तो n की वैल्यू 3 मिल जाएगा, तो आपको n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, और यहाँ पर और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए आपको थर्ड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर m की वैल्यू 0 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सेटिस्फैक्टरी स्पिन वेव फंक्शन फॉर एन एक्साइटेड हीलियम एटम इज। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप कभी भी गलत कर सकते हो इसको, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ आपसे। देखिए कि स्पिन वेव फंक्शन फॉर एन एक्साइटेड हीलियम एटम, तो अगर कोई नॉर्मल ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम होता है तो उसके लिए जो हम शेल्टर डिटरमिनेंट लिखते हैं वो हमको पता है ना, तो वहां पर 2 पार्ट होता है साई टोटल में, साई टोटल होता है एक साई स्पिन पार्ट, एक होता है स्पेस पार्ट, एक होता है स्पिन पार्ट। तो ग्राउंड स्टेट में स्पेस पार्ट जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। अगर हम जैसे यहाँ पर हीलियम का ग्राउंड स्टेट कंसीडर करें तो 1s1 लेंगे, 1s2 लेंगे, ठीक है, और ये एक अरेंजमेंट हो सकता है या इन दोनों का इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है, मतलब 1s2 1s1, तो ये हमेशा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो जब आप इस पूरे वेव फंक्शन को लिखोगे तो आपका वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, पूरा वेव फंक्शन जो साई टोटल है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में आप हमेशा याद रखो कि जो स्पेस पार्ट होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है,
तो जो स्पिन पार्ट होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। तो स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक हम कब लेते हैं कि जैसे हमारा जो स्पिन पार्ट आता है, सपोज मतलब एक का अल्फा 1 है, दूसरे का आपका अल्फा 2 है और बीटा 1 बीटा 2 है, तो आप अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2, वो कॉम्बिनेशन जो होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। क्लियर है बात? अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो हीलियम का एक्साइटेड स्टेट 1s1 2s1 होता है। 4 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंजमेंट है और दूसरा 2s1 में है। यहाँ पर देखिए, तो ये इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए कि अल्फा 1 अल्फा 2 है। यहाँ पर क्या हुआ कि नीचे का स्पिन आपका चेंज हुआ और ऊपर का भी स्पिन चेंज हुआ, तो मतलब ये हो गया बीटा 1 बीटा 2। या तो एक स्पिन केवल ऊपर का चेंज होगा, ठीक है, और नीचे का सेम होगा, तो इसको बोलते हैं अल्फा 1 बीटा 2। और अगर नीचे का चेंज हुआ तो बीटा 1 अल्फा 2। तो ये देखो आप, ये भी सिमेट्रिक स्पिन है, ये भी सिमेट्रिक स्पिन है। तो एक्साइटेड स्टेट में हमें टोटल जो ओवरऑल वेव फंक्शन लिखना है वो एंटी सिमेट्रिक लिखना है। तो स्पिन तो हमारा क्या हो गया कि 2 सिमेट्रिक हो गए। अब यहाँ पर देखो आप कि ये भी ना तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है, ना तो एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक कैसे आप पहचानोगे कि उसका साइन चेंज करोगे, तो अगर वो वैल्यू मतलब वो साइन अपना चेंज कर देता है, मतलब आप साई की वैल्यू में अगर मतलब जैसे -x रखते हो ना, तो आपको जो है -साई x मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन देता है हमको एंटी सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे ना तो सिमेट्रिक है ना एंटी सिमेट्रिक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है वो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिन की वैल्यू देखिए 1 होती है। तो कभी कभी इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको ट्रिपलेट स्टेट लिख देगा एक्साइटेड स्टेट की जगह पर। तो ट्रिपलेट स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट, अगर एक्साइटेड स्टेट अगर पूछ रहा है तो वहाँ पर जो स्पिन होता है आपको ये कंसीडर करना है 1/√2 अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा 2। क्लियर है? और आपको अगर मल्टीप्लिसिटी अगर 0 होता है मतलब ग्राउंड स्टेट में, अगर सिंगलेट स्टेट का पूछेगा तो आपको वहाँ पर स्पिन ये कंसीडर करना है अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2। तो ग्राउंड स्टेट में स्पिन पार्ट जो है एंटी सिमेट्रिक होता है, जबकि एक्साइटेड स्टेट में स्पिन पार्ट सिमेट्रिक होता है और स्पेस पार्ट जो है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक स्पेस में कैसे होता है कि ये जैसे यहाँ पर लिया हमने सेट, तो यहाँ पर ले लेंगे और दोनों का प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्लस है स्पेस पार्ट में, स्पिन पार्ट में, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, तो वो जो है एंटी सिमेट्रिक का फंक्शन बन जाता है। तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। आपको 2 चीजें याद रखनी है कि ग्राउंड स्टेट मतलब वहां पर क्या होगा, सिंगलेट स्टेट होगा, और सिंगलेट स्टेट में जो स्पिन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, मतलब वहां पर माइनस साइन आता है, देखिए ये वाला पार्ट होता है। जबकि स्पेस पार्ट जो है सिमेट्रिक होता है ग्राउंड में, और एक्साइटेड स्टेट में जो स्पिन पार्ट है वो सिमेट्रिक होता है और जो स्पेस पार्ट होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ ए एट 1000 केल्विन फॉलो द 2 डिकम्पोजिशन पाथ। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने काइनेटिक्स में भी लेक्चर में कराया हुआ है आपको। अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हो। तो देखिए ए से 2 प्रोडक्ट बन रहा है, एक बी और सी बन रहा है, दूसरा पी और क्यू बन रहा है। तो K1 जो है बी और सी बनने का रेट है और K2 जो है पी और क्यू बनने का रेट है। तो जो परसेंटेज यील्ड है पी का वो कैसे निकालते हैं, पी या क्यू दोनों का परसेंटेज यील्ड तभी निकलेगा जब इसके रेट कांस्टेंट K2 डिवाइडेड बाई दोनों का रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 इंटू 100 कर देंगे। तो 5/8 इंटू 100 मतलब 62.5% आएगा ये। क्लियर है? तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा ये। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने बताया था आपको कि इसका पहला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, समझ में आ गया था। तो अभी देखो, फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल द मीन
energy for the translational, rotational and vibrational follow the ratio। तो देखिए लीनियर मॉलिक्यूल जो होता है उसका जो CV होता है वो 3/2R होता है। तो हम जानते हैं क्या कि CV बराबर होता है du/dt एट कांस्टेंट V, तो हम वहाँ से U निकाल सकते हैं CV को इंटीग्रेट करके। तो सिंपल वो 3/2RT आएगा ट्रांसलेशनल के केस में। ऐसे ही रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है T/σ इंटू थीटा रोटेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है हम रोटेशनल की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, हमको पता होता है कि ये RT होता है। हाँ, ऐसे ही क्योंकि R होता है C, आप जब रोटेशनल हमने इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम रोटेशनल जो एनर्जी होती है वो RT होती है और वाइब्रेशनल एनर्जी भी RT होती है। तो इन तीनों का रेशियो निकालेंगे आप, तो 3/2 1 1 आएगा। तो आपका जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ टाइम्स द A1 रिप्रेजेंटेशन अपीयर इन द रिप्रेजेंटेशन रिड्यूसिबल ऑफ द C2V पॉइंट ग्रुप गिवन बिलो। तो देखिए आपको C2V पॉइंट ग्रुप यहाँ पर नहीं दिया गया है और A1 का पूछ रहा है कि कितने बार A1 मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा अगर आपको ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको ये दिया हुआ है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी आपको इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को निकालना हो तो सिंपल 1/h मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप इंटू n मतलब इसका कोफिशिएंट जो भी सिमेट्री ऑपरेशन है, chi-r मतलब इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कोफिशिएंट, ठीक है। A1 के केस में सारे पॉजिटिव होंगे तो 1 1 होगा और chi-r मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब 3 1 1 3। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखो, सिंपल आपको ये 8 आ जाएगा तो ये 2 टाइम्स होगा। तो ये आपका जो है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि द एनर्जी फंक्शनल फॉर्म ऑफ ए ट्रायल वेव फंक्शन इज E alpha is equal to alpha square minus 3 alpha by 6 the variationally optimized energy। तो देखिए एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना है तो इसका मतलब है कि पहले हम उस एनर्जी का मैक्सिमा या मिनिमा चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम उसके डिफरेंशिएशन को, जिस पे वो डिपेंड करता है मतलब अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको हम 0 निकालेंगे, मतलब 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो ये हमने लिया, इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। अब हमको एक अल्फा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये 3/2 मिला हमको, जिस पे अब हम चेक करेंगे कि इसका ऑप्टिमाइज एनर्जी कितना है। तो ये अल्फा 3/2 पे हमने देखा इसकी एनर्जी -3/8 आ रही है निकल के, तो ये इसका ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जून 2019 के उसको सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में ये बोल रहे हैं कि सर आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्शन को भी क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। तो जैसे ही मैं इसको ख़त्म करूँगा देन मैं आप लोगों का दिसंबर का जो अभी आसाम और मेघालय के लिए जो पेपर आया था उसको भी एक बार सॉल्व कराऊंगा, और जो आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्शन है उसको भी मैं एक बार आपको सॉल्व करा दूंगा अच्छे से। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग द वीडियो, और आई होप कि आप लोग कुछ सीख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।